हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। तो बच्चों, हम लोग कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 4, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और आज खत्म करते हैं इस चैप्टर को। दो चार छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं, अच्छे से डिटेल में इनको देखते हैं और खत्म करते हैं। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है इस चैप्टर की, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है पहले वो देख लो, उसके बाद ये वाला देखना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक सेकेंड, चलिए। तो आज का सेशन जो है हमारा वो स्टार्ट होगा हमारे नए टॉपिक से, जो कि है आपका, एक सेकेंड रुक जाइए, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो देखिए, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। मतलब आप ये कह सकते हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर ही ह्यूमन कैपिटल आता है। ओके, तो देखते हैं इसका डिफरेंस क्या है, जान लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल कंसीडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज ए मीन्स, ये बात याद रखना, एज ए मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। मतलब ह्यूमन कैपिटल क्या है? जो हमारे अंदर नॉलेज है, स्किल है, हमारा अच्छा हेल्थ, यही ह्यूमन कैपिटल है। ओके, हम लोगों ने पढ़ा है डिटेल में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है पहले वो देख लो, उसके बाद ये वाला देखना, इसलिए बोला हूं मैं। तो ह्यूमन कैपिटल कंसीडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज ए मीन्स, एक इंसान के अंदर जो उसका गुण है और उसका जो सेहत है, अच्छा सेहत है, वो एक मीन्स के तरह देखा जाता है। मतलब अगर एक इंसान अच्छा रहेगा, अच्छा नॉलेजेबल है, स्किलफुल पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, तो उसको यूज किया जाएगा ताकि हमारा देश का जीडीपी इंक्रीज हो, हमारा देश की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। ओके, तो आप ये बोल सकते हो कि ये एक सेल्फिश कॉन्सेप्ट है, एक मतलबी कॉन्सेप्ट बोला जाता है, और ये एक नैरो कॉन्सेप्ट भी है कि मतलब ये फायदा उठा रहा है। मतलब इससे क्या है कि देश का फायदा होगा। अगर आप अच्छे होगे, आपका नॉलेज है, आपके पास स्किल है, आपका सेहत अच्छा है, तो इससे देश का फायदा है। ओके, इसमें क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है, इन ह्यूमन डेवलपमेंट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेलबींग बिकॉज only when people have the ability to read and write and the ability to lead a long and healthy life, they will be able to make other choices which they value. इसका मतलब ये है कि आपके अंदर अगर स्किल है, ओके, आपके अंदर अगर नॉलेज है, तो ये आपके काम आएगा। आप इससे अच्छा चुनाव कर सकते हो, अच्छा लाइफ में आप चूज कर सकते हो कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ओके, ये आप चूज कर सकते हो। आप चाहे जीडीपी, हमारे जो देश की जीडीपी है उसमें योगदान दो या ना दो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके अंदर स्किल, नॉलेज, अच्छा हेल्थ होना जरूरी है। ये बोल रहा है कि आप, ये जरूरी नहीं है कि आप पढ़ लिख के प्रोडक्टिविटी, मतलब क्या, देश का जो जीडीपी है उसमें योगदान करो ही, आपको नहीं करने से भी होगा, बट आप पढ़ो लिखो ताकि आप अच्छे बुरे का चॉइस कर सको। ओके, तो इसमें तो क्या है, ये मतलबी कॉन्सेप्ट निकला, और ये मतलबी कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें देखा जा रहा है कि हाँ, आपके अंदर होना चाहिए अच्छा खासा लिखने का, पढ़ने का स्किल और अच्छा हेल्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ह्यूमन कैपिटल इज ए नैरो कॉन्सेप्ट। देखो, जो मैंने बोला वही है, एज इट ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग एज ए मीन्स, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग को एक मीन्स, एक साधन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ओके, टू द एंड, मतलब मेन मकसद है कि अगर आप पढ़ लिख गए तो आप देश के जीडीपी में, आप देश की प्रोडक्टिविटी में योगदान दोगे। ओके, दैट इज एज मीन्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। इट इज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एज इट कंसीडर ह्यूमन बीइंग एज एंड इन देमसेल्फ। मतलब लोगों का स्किल होना ही एंड है, मतलब फाइनल जो डेस्टिनेशन है, या फाइनल आप मान लो कि आखिरी जो पड़ाव है वो है कि एक इंसान के अंदर स्किल हो, नॉलेज अच्छा हो, उसका हेल्थ सही रहे, भले वो योगदान करे या ना करे, वो बात की बात है। ओके, लेकिन उसके अंदर ये दो चीज होनी चाहिए ताकि वो अपना चुनाव अच्छे से कर सके। मतलब क्या है, देख सके कि क्या अच्छा है उसके लाइफ के लिए और क्या बुरा है। एनी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज अनप्रोडक्टिव इफ इट डज नॉट इनहेंस आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर मान लो कोई भी इन्वेस्टमेंट, हाँ, एनी इन्वेस्टमेंट, अगर कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है एजुकेशन पे या हेल्थ पे, वो अनप्रोडक्टिव है
इफ इट डज नॉट इनहेंस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, अगर वो कुछ काम का नहीं है हमारे देश के लिए, अगर गुड्स और सर्विस में हमारे जीडीपी में हमारी प्रोडक्टिविटी, देश की प्रोडक्टिविटी में अगर योगदान नहीं दे पा रहा है, तो उसका पढ़ना लिखना कोई काम नहीं है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन वेलफेयर शुड बी इंक्रीज्ड थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। ह्यूमन का वेलफेयर कब इंक्रीज होगा? जब उसका एजुकेशन और हेल्थ सही रहेगा। इवन इफ सच इन्वेस्टमेंट डू नॉट रिजल्ट इन हायर लेबर प्रोडक्टिविटी, चाहे वो देश की प्रोडक्टिविटी में काम आए या ना आए, वो अलग बात है, बट अच्छा हेल्थ और अच्छा एजुकेशन होना जरूरी है। ओके, तो ये पूरा फेवर में है, ये इस फेवर में है कि पढ़ा लिखा होना, स्किलफुल बनना जरूरी है, लेकिन यहां बन के काम आओ कुछ। ओके, तो ये हो गया एक मतलबी कॉन्सेप्ट माना जाता है, एक सेल्फिश कॉन्सेप्ट, और ये एक मान लो सेल्फिश कॉन्सेप्ट नहीं माना जा रहा है। ये बोल रहा है कि पढ़ो लिखो, अच्छा स्किल हो, उसके बाद अगर कर रहे हो योगदान जीडीपी इंक्रीज करने में, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में हमारे देश की, तो ठीक है, नहीं है तो वो भी ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पूछता है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक्स है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ओके, कुछ पॉइंट्स है, उसको देखना बहुत जरूरी है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ग्रेट प्रोस्पेक्ट। वी नो दैट आवर्स इज ए फेडरल कंट्री विथ एन यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ 3 स्टेप्स है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे देश को संभाल रहा है, फिर स्टेट गवर्नमेंट आता है, फिर लोकल गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत वगैरह। ओके, तो ये तीनों लोग मिलके एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा करते हैं। ओके, मेन मुद्दा देखो, मेन मुद्दा इस चैप्टर में आप बार बार एक ही चीज आप सोच रहे हो कि बार बार एक ही चीज आ रहा है। देखो मेन मुद्दा 2 ही चीज पे है, एक है एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ। देखो बच्चों, अगर एजुकेशन अच्छा खासा है, ओके, स्किलफुल, स्किल भी, एजुकेशन के साथ साथ स्किल चाहिए आजकल। ओके, तो अगर स्किलफुल एजुकेशन है, ओके, और प्लस आपका हेल्थ अच्छा है, फिर तो बस, फिर आप कुछ भी कर सकते हो और कहीं भी पहुंच सकते हो। ओके, तो वही चीज कह रहा है कि वी नो दैट आवर्स, मतलब आवर्स मीन्स इंडिया, ये भारत देश जो है एक फेडरल कंट्री है विथ ए यूनियन गवर्नमेंट। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट संभाल रहा है, और एक लोकल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज, विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सब। ओके, तीनों अपने अपने स्तर पे, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर लोकल गवर्नमेंट हो, अपने अपने स्तर पे हेल्थ में और एजुकेशन में खर्चे कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर हो रहा है। ओके, अपने अपने हिसाब से। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन द फंक्शन ऑफ टू बी कैरिड आउट बाय ईच लेवल of the government. Accordingly, expenditure on both education and health are to be carried out simultaneously by all 3 tiers. Okay, तीनों लोग मिलके ओके एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा अच्छा खासा कर रहे हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विस क्रिएट बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट। प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट मीन्स, एक अगर आपका एजुकेशन और हेल्थ अच्छा है तो आप खुद के लिए भी काम करोगे, ओके, और सोशल बेनिफिट भी है। ओके, आप देश के लिए भी काम करोगे, आप अपने समाज के लिए काम करोगे, ओके, और खुद के लिए तो करोगे ही। तो वही है प्राइवेट और सोशल दोनों में बेनिफिट में। एज ए रिजल्ट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, एग्जिस्ट इन एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस में मार्केट। दोनों लोग लगे हुए हैं। प्राइवेट भी आप देख रहे हो, प्राइवेट स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। हाँ, प्राइवेट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए है। प्राइवेट जो भी हॉस्पिटल हो चाहे स्कूल हो, वेलफेयर करने के लिए नहीं है, सोशल वेलफेयर के लिए नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये चीज़ों को पकड़ के रखा है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़े पैमाने पर लैंड खरीदना, फिर बिल्डिंग बनाना, फिर बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना, और गरीब से गरीब लोगों का इलाज हो जाना, गरीब से गरीब लोग पढ़ सके एक स्कूल में, ओके, ये गवर्नमेंट ही कर सकती है। क्योंकि गवर्नमेंट को ये सब, गवर्नमेंट एज ए सोशल वेलफेयर देखेगी गवर्नमेंट, क्योंकि ये नीड है, बेसिक नीड है। लेकिन अगर एक प्राइवेट संस्था अगर कोई काम करेगी तो वो पहले देखेगी, अगर मान लो उसका 1 करोड़ लगा है तो वो तो निकालेगी ना उससे, वो फी ज़्यादा हाई चार्ज करेगी फीस, चाहे स्कूल का फीस हो चाहे हॉस्पिटल का हो।
ओके, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, वही चीज लिखा हुआ है। ये चीजें देखो, ये चीजें आप पढ़ोगे ना तो आपका केस स्टडीज कुछ भी आएगा आप बना के लिख सकते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसलिए बस ये देखो, स्क्रीनशॉट लो और मुझे सुनते जाओ। नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन एकदम बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट, द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ एज्यूम ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ये हम लोग जान गए कि एजुकेशन और हेल्थ बहुत जरूरी हो गया है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट सच एक्सपेंडिचर प्रोवाइड पॉजिटिव रिजल्ट। To ensure favorable benefit, government intervention is important because of the following reason. क्या क्या है? The expenditure on education and health makes substantial long-term impact and they cannot be easily reversed. देखो, एक बार आपने जो एजुकेशन पे खर्चा कर लिया और हेल्थ पे खर्चा कर लिया शुरुआती में, ओके, तब तो आपका ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है, ये रिवर्स नहीं होगा। अगर आप मान लो 40 साल के हो गए तो 40 साल हेल्थ बिगड़ गया या आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं किया, तो फिर आप रिवर्स होके पढ़ाई नहीं कर पाओगे, या रिवर्स होके पीछे आके आप अच्छा हेल्थ नहीं पा सकते हो। ओके, पीछे आ ही नहीं पाओगे, ये रिवर्सेबल है ही नहीं। तो आपको आज आपका जो प्रेजेंट है वही डिफाइन करेगा फ्यूचर, कि आप कैसा शिक्षा ले रहे हो और कैसा हेल्थ है आपका, अपने आप को कैसे रख रहे हो। दिस सेक्टर नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट, और ये दोनों जो सेक्टर है, हेल्थ और एजुकेशन, ये इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा मांगती है। तो इसलिए गवर्नमेंट का रहना इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिख सकते हो, सो गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इज नेसेसरी। ओके, सो गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इज नेसेसरी। It is difficult to expect private investor to invest in health and education unless they are allowed to recover their huge cost through high price. देखो, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि प्राइवेट इन्वेस्टर जो है वो एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा करे और फ्री में काम करे। ऐसा आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। वो लोग जो पैसा लगाएंगे उसका ह्यूज कॉस्ट चार्ज करेंगे, जो भी ह्यूज कॉस्ट उन्होंने लगाया है वो हाई प्राइस चार्ज करेंगे। ओके, जो काम गवर्नमेंट में 5,000 में होगा वो काम प्राइवेट में जाओगे तो 50,000 लगेगा। ओके, इन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, ए लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। बहुत सारे जो है, ओके, हमारे इंडिया में अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन, बहुत गरीबी रेखा के नीचे है। ओके, एंड इज अनेबल टू अफोर्ड बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, और उनके पास इतना पैसा नहीं है जो वो हेल्थ पे या फिर एजुकेशन पे इतना खर्चा कर सके। इसीलिए गवर्नमेंट है, इसलिए गवर्नमेंट का होना जरूरी है। नहीं तो गवर्नमेंट देखती है प्राइवेट वालों को भी कि हाँ आप इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। ओके, तो अगर जो पैसे वाले हैं वो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं। जिनके पास पैसा है और जिनके पास नहीं है, क्या वो मर जाए? उनके लिए गवर्नमेंट है। ओके, जो फ्री में इलाज हो रहा है, फ्री में पढ़ाई भी हो रहा है। समझ में आया? इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड ए पोलियो फ्री कंट्री। एक ये नोट है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, CUET हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, ओके, कहीं भी पूछा जा सकता है वन वर्ड का। ओके, इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड ए पोलियो फ्री कंट्री। इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड ए पोलियो फ्री कंट्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 27 मार्च 2014। ये आप याद रखना डेट। ओके, वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ओके, तो आप देख रहे हो 2 बूंद जिंदगी की, आपने एडवर्टाइज देखा होगा। ओके, पोलियो फ्री माना गया। ओके, पहले ये प्रॉब्लम बहुत थी, बट एट लास्ट हम लोगों ने इस पे जीत हासिल की और 27 मार्च 2014 को हमने देश को पोलियो फ्री घोषित किया। अब ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, तो वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है? अक्टूबर 24। आगे बढ़ते हैं। वेरियस ऑथोरिटीज, रेगुलेटरी ऑथोरिटीज, मतलब कुछ ऐसे ऑथोरिटीज है जो अपने अपनी संस्था में माहिर है और चला रहे हैं। जैसे कि NCERT सबसे फेमस, आप जो अभी बुक पढ़ रहे हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके, ये NCERT बेस्ड ही है। भले संदीप गर्ग का बुक है बट NCERT ही बेस्ड है। ओके, तो इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT इज ए ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, ऑटोनोमस मीन्स मतलब खुद कोई भी डिसीजन खुद ले सकता है। ओके, पूरा फ्रीडम है उसको, कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। सेटअप इन 1961 बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने ही सेटअप किया है, बट अब ये ऑटोनोमस हो चुका है। सेटअप इन 1961, NCERT इज एपेक्स बॉडी। ओके,
मतलब पूरा पढ़ाई लिखाई को कौन देखता है प्राइमरी एजुकेशन में? ओके, एनसीईआरटी देखता है। आप देखते हो क्लास मतलब 12th तक का, स्कूलिंग तक का पूरा क्लास 12th तक का, क्लास 1 to 12 तक का जो भी पढ़ाई लिखाई है वो कौन देखता है? वो देखता है आपका एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, कब सेटअप हुआ था? 1961 में, एपेक्स बॉडी फॉर करिकुलम रिलेटेड टू मैटर ऑफ स्कूल एजुकेशन। ओके, अब स्कूल के बाद भी पढ़ाई है, अब ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, तो उसको कौन देखता है? उसको देखता है हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी बोला जाता है इसको। इट कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 28 दिसंबर 1953 एंड इट बिकम ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1956। ओके, तो इसको स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया ओके भारत सरकार द्वारा। कब? बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1956। बस आपको ये डेट वगैरह याद रखने हैं और फुल फॉर्म याद रखना है। ओके, फुल फॉर्म एंड डेट कि कब सेटअप हुआ था। द मेन टास्क ऑफ यूजीसी इज टू कोऑर्डिनेट, डिटरमाइन एंड मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ओके, यूनिवर्सिटीज वगैरह हायर एजुकेशन के लिए कौन संभाल रहा है? सारा करिकुलम वगैरह, रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, एक फ्रेमवर्क जो बना हुआ है वो यूजीसी संभालता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आगे बढ़ते हैं। अब है एआईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, मीन्स जैसे इंजीनियरिंग वगैरह, तो ये कौन संभाल रहा है? एआईसीटीई। इट वाज सेट अप इन नवंबर 1945 एज ए नेशनल लेवल एपेक्स एडवाइजरी बॉडी फॉर प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन। ओके, टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन, ये आप याद रखो। ओके, सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री, पूरे इंडिया में टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन को कौन संभाल रखा है? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, अब मेडिकल को कौन संभाल रखा है? आईसीएमआर। इट इज द एपेक्स बॉडी इन इंडिया फॉर फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोकेमिकल रिसर्च एंड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी जानकारी है, 4 आपको जानना जरूरी है। बस फुल फॉर्म और सेटअप कब हुआ था और किसका क्या काम है, जैसे ये मेडिकल के लिए हो गया, ये इंजीनियरिंग के लिए हो गया, इसके पहले यूजीसी हम लोगों ने देखा वो यूनिवर्सिटी बीकॉम बीएड, ओके, वो सब के लिए हो गया। और उससे पहले आपका प्राइमरी एजुकेशन 1 to 12 तक का एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि 1 to 8 और सेकेंडरी 9 to 12। चलो, एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया देखो, एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के हिसाब से, मान लो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 1 करोड़ है। ओके, सपोज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है? मान लो 1 करोड़, तो 1 करोड़ का इट इंडिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द स्कीम ऑफ थिंग बिफोर द गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1992 to 2014 इट इंक्रीज फ्रॉम 7.92 to 15.7, मतलब 1952 में कितना था? 7.92, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर का, मान लो टोटल एक्सपेंडिचर का 7.92% कहाँ जाता था खर्चा? एजुकेशन में। बट 2014 में कितना हो गया? 2014 में हो गया ये बढ़ के 15.7%। ओके, क्या चीज का? टोटल एक्सपेंडिचर का। ओके, गवर्नमेंट के बहुत सारे खर्चे हैं। ओके, तो बहुत सारे खर्चे, रोड बनाना, डैम्स बनाना, बिल्डिंग बनाना, ओके, जितने सारे खर्चे हैं, सब खर्चे का मतलब टोटल खर्चा का इतना परसेंट एजुकेशन में जाता है 2014 में। पहले कितना जाता था? टोटल खर्चे का 7.92% एजुकेशन में जाता था। ओके, एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब जीडीपी का, मान लो it expressed the proportion of income spent on development of education in the country during 1952 to 2014 it increased from 0.64 to 4.13, मतलब जीडीपी का 0.64% कहाँ जाता था? हेल्थ में जाता था 1952 में, बट ये बढ़ के 2014 में ये बढ़ के हो गया 4.13, मतलब जीडीपी का 4.13% एजुकेशन में जाता है। कहाँ? कब? 2014 में। समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आ रहा होगा तो मैं एक बार और लिख देता हूँ। ओके, नंबर
वन, एक बार और मैं बताता हूँ, इसको क्लियर करना जरूरी है। देखो, टोटल एक्सपेंडिचर का, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का, ओके, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, बहुत सारे खर्चे हैं गवर्नमेंट के, ओके, हॉस्पिटल बनवाना, स्कूल बनवाना, पीडब्ल्यूडी का काम है, बहुत सारी गवर्नमेंट संस्था है, बिजली विभाग, ओके, रोड बनवाना, ब्रिज बनाना, डैम्स बनाना, ये सारे खर्चे को जोड़ के, ओके, ये सारे खर्चे जो है उसका 7.92% एजुकेशन में लगाते थे। कब? 1952 में। ये इंक्रीज हो गया आपका 15.7% में, ओके, कब हुआ? 2014 में, ओके, एजुकेशन पे ये इंक्रीज हो गया। उसी तरीके से जीडीपी का कितना परसेंट? 0.64% एजुकेशन में लगता था। 1952 में जीडीपी का 0.64% कहाँ लगता था? एजुकेशन में। अब कितना लगता है? 2014 में जीडीपी का 4.13% लगता है एजुकेशन में, ओके। मान लो जीडीपी, हमारे देश का जीडीपी है, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं कि 1 करोड़, तो हमारे वर्ल्ड का जीडीपी 1 करोड़, तो 1 करोड़ का 4% निकाल लो, उस हिसाब से उतना पैसा एजुकेशन में। चलो आगे बढ़ते हैं। The increase in education expenditure has not been uniform and there has been irregular rise and fall। तो ऐसा नहीं है कि ये बढ़ता ही रहा, वो किस हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है, फ्लक्चुएशन होता रहता है। मतलब गवर्नमेंट स्पेंड मोर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब देखो, एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब क्लास 1 to 8, इसको बोला जाता है एलिमेंट्री एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 to 12, और आपका टर्शियरी एजुकेशन आपका आ गया हायर एजुकेशन, जैसे बीकॉम वगैरह, बीबीए, जो भी हायर डिग्री एजुकेशन जो बोला जाता है वो आ गया टर्शियरी एजुकेशन में, ओके। ये रहा। तो एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन जिसको बोला जाता है 1 to 8, टेक्स ए मेजर शेयर इन टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर। मतलब एजुकेशन एक्सपेंडिचर जितना है उसका ज्यादातर हिस्सा किस पे जाता है? ज्यादातर खर्चा कहाँ होता है? एलिमेंट्री एजुकेशन पे होता है, मतलब 1 to 8 में ज्यादा खर्चा हो रहा है, ओके। शेयर ऑफ हायर एंड टर्शियरी एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग लाइक कॉलेज, पॉलिटेक्निक, यूनिवर्सिटी इज लिस्ट। तो कॉलेज वगैरह में खर्चा कम हो रहा है गवर्नमेंट द्वारा, ओके। गवर्नमेंट ध्यान दे रही है सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन पे, 1 to 8 एजुकेशन पे। एक्सपेंडिचर ऑन टर्शियरी एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट स्पेंड लेस ऑन टर्शियरी एजुकेशन, मीन्स डिग्री कॉलेज वगैरह में, यूनिवर्सिटीज वगैरह में कम ध्यान दे रही है। हाउएवर एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट इन टर्शियरी एजुकेशन इज हायर। हाँ, पर स्टूडेंट हायर है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो? अभी बोल रहे हो कि टर्शियरी एजुकेशन में कम है। टर्शियरी एजुकेशन में कम है, लेकिन बच्चे भी तो कम है ना, तो पर बच्चा ज्यादा हिस्सा मिल जा रहा है उन लोगों को। प्राइमरी एजुकेशन में, सॉरी, एलिमेंट्री एजुकेशन में बच्चे भी तो ज्यादा है ना, बच्चे भी ज्यादा है, एक्सपेंडिचर खर्चा भी ज्यादा दिया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा एलिमेंट्री एजुकेशन पे ही है, मीन्स 1 to 8 क्लास के बच्चों पे ही है। बट यहाँ पे बच्चे भी तो बहुत ज्यादा है, तो पर बच्चा हिस्सा कम पड़ रहा है। बट टर्शियरी एजुकेशन में पर बच्चा स्टूडेंट खर्चा ज्यादा है, ओके। सो एक्सपेंडिचर ऑन ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन शुड बी इंक्रीज। तो सारे लेवल पे इंक्रीज होना चाहिए, चाहे वह एलिमेंट्री हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो। डिफरेंस इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी across state. In 2014-15, the per capita education expenditure differed considerably across states from high as 34,651 in हिमाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा खर्चा किया गया था हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन पे, और सबसे कम खर्चा किया गया था बिहार में एजुकेशन पे इन 2014-15 का ये स्टैटिस्टिक्स है। इनएडेक्वेट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, सही बात है, इनएडेक्वेट ही है, कमी है, ओके, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू डिजायर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर रिकमेंडेड बाय द वेरियस कमीशन। द
एजुकेशन कमीशन द्वारा ये कहा गया था कि कम से कम 6% आप जीडीपी का 6% आप एजुकेशन पे खर्चा करो, ये कहा गया था आपका एजुकेशन कमीशन द्वारा, ओके, 1964-66 में। बट क्या ये हुआ? नहीं हुआ। कितना होता है जीडीपी का 4% खर्चा होता है हमारे एजुकेशन पे, ओके। तो ये आपको याद रखना है। However, the current level expenditure is little over 4%, which is quite inadequate, जो कम है। 6% होना जरूरी है और 2% का इंक्रीमेंट चाहिए। प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, द तापस मजूमदार कमिटी, एक कमिटी बनाई गई गवर्नमेंट द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, तापस मजूमदार कमिटी, जो कि ये इसलिए बनाया गया कि जितने भी बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाए, ओके। राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया। तो द तापस मजूमदार कमिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट इन 1998, ये सब आप ध्यान रखना, ओके। तापस मजूमदार कमिटी कब बनाई गई गवर्नमेंट द्वारा? 1998 में। एस्टिमेट एज एक्सपेंडिचर ऑफ अराउंड 1.37 लाख करोड़ ओवर 10 ईयर 1998-99 to 2006-07 to bring all Indian children in an age group of 6 to 14 year under the purview of school education। मतलब तापस मजूमदार कमिटी बनाई गई और बोला गया कि जितने भी बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के आयु के, उनको कंपलसरी और फ्री एजुकेशन देना जरूरी है। और कितना खर्चा लगाया गया? 1.37 लाख करोड़, ओके, ओवर 10 ईयर्स 1998-99 से 2006-07। In 2009, very important. In 2009, the government of India enacted the Right to Education Act। अब एक एक्ट लाया गया, राइट टू एजुकेशन, हर बच्चे का अधिकार है पढ़ना, ओके, जन्म सिद्ध अधिकार है पढ़ना। मेक फ्री एजुकेशन a fundamental right of all children in the age group of 6 to 14। 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन कर दिया गया। The government of India has also started levying 2% education tax, 2% एजुकेशन सेस भी लेते हैं, आप टैक्स भी बोल सकते हो इसको। गवर्नमेंट मतलब ये बोल के लेती है अलग अलग जगह से टैक्स कि हम ये पैसा एजुकेशन में लगाएंगे, 2% आप एक्स्ट्रा दो, ओके। अलग अलग बहुत सारी जगह पे लगती है टैक्स, तो 2% टैक्स लेती है गवर्नमेंट ये बोल के लोगों से कि हम ये पैसा एजुकेशन पे लगाएंगे, और जिसको बोला जाता है एजुकेशन सेस ऑन ऑल यूनियन टैक्सेस। The revenue from education cess has been earmarked for spending in elementary education, okay? तो ये एलिमेंट्री एजुकेशन पे लगाया जाता है 1 to 8 के बच्चों के लिए, ओके। यहाँ कुछ डेफिनेशन है। एजुकेशनल अचीवमेंट इन इंडिया, अचीवमेंट देख लो। एडल्ट लिटरेसी रेट किसको बोला जाता है? एडल्ट लिटरेसी रेट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ लिटरेट एडुकेट एडल्ट पॉपुलेशन टू द टोटल एडल्ट पॉपुलेशन, मतलब जो कि 15 ईयर प्लस है, मतलब लिटरेट लिटरेट एडल्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ये भी हो सकता है, या टोटल एडल्ट पॉपुलेशन आप बोल सकते हो, मतलब जितने पढ़े लिखे लोग हैं डिवाइडेड बाय टोटल जितने लोग हैं, उसको बोला जाता है एडल्ट लिटरेसी रेट। नंबर 2, प्राइमरी कंप्लीशन रेट, इट इज अ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट कंप्लीटिंग द लास्ट ईयर ऑन प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल में कितने परसेंटेज, मतलब कितने प्रतिशत बच्चे प्राइमरी स्कूल कंप्लीट कर रखे हैं, ओके, एक साल के अंदर, तो प्राइमरी कंप्लीशन रेट। यूथ लिटरेसी रेट, इट इज अ परसेंटेज ऑफ पीपल एज बिटवीन 15 to 24 who can with understanding reading and write, मतलब a short simple and statement on their everyday life, मतलब एक 14 से 24 साल के अंदर का आदमी कितना एक ही लैंग्वेज को पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसकी संख्या कितनी है, ओके। तो इसको बोला जाता है यूथ लिटरेसी रेट। इट इज अ परसेंटेज ऑफ पीपल, कितने परसेंट लोग हैं, कितने प्रतिशत इतने ऐसे लोग हैं जो एक ही भाषा में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, सिंपल। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इन एजुकेशनल सेक्टर, ये भी देख लो। एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल ए डिस्टेंट ड्रीम, आज भी ये सपना है, दूर का सपना है कि एजुकेशन फॉर ऑल हो सके,
आज भी गांव गांव में जाके देखो, दूर दूर मतलब एकदम इंटीरियर एरिया में आज भी बच्चे या लड़कियां उतने ऐसे नहीं है कि जो सब पढ़ रहे हो। ओके, आज भी ऐसी लड़कियां हैं जो घर पे काम वाम करती है, आज भी ऐसे लड़के हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं, आज भी हम पीछे ही हैं। द लिटरेसी रेट फॉर बोथ एडल्ट एज वेल एज यूथ हैव इंक्रीज। देखो इंक्रीज तो हुआ है, हाउएवर द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट इज स्टिल एज मच एज इंडिया पॉपुलेशन वाज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जितना इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा पॉपुलेशन था, उतना पॉपुलेशन आज भी लिटरेट है, आज भी लिटरेट है उतना पॉपुलेशन जितना कि इंडिपेंडेंस के टाइम टोटल पॉपुलेशन था। तो अभी भी ये एक डिस्टेंट ड्रीम है हमारा। जेंडर इक्विटी बेटर देन बिफोर। पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, बाल विवाह होता था, ओके, और जल्दी शादी कर दी जाती थी। मतलब मान लो क्लास 8-9 तक पढ़ा, फिर स्कूल से हटा दिया जाता था, 4-5 तक पढ़ा, स्कूल से हटा दिया जाता था। तो अब ऐसा नहीं है, ओके, बट फिर भी हम तो जान ही रहे हैं कि फिर भी वैसा है ही। तो द डिफरेंस इन लिटरेसी रेट बिटवीन मेल एंड फीमेल आर नैरोइंग। इट इंडिकेट अ पॉजिटिव डेवलपमेंट इन जेंडर इक्विटी। ठीक है, पॉजिटिव डेवलपमेंट आया तो है, आजकल लड़कियां भी कम नहीं है, ओके, वो भी आगे कदम से कदम मिला के चल रही है। वुमेन एजुकेशन नीड्स टू बी प्रोमोटेड। हाँ, जो महिलाएं अभी पढ़ी लिखी नहीं है उनको, उनका भी पढ़ाया जाए, उनको भी पढ़ाया जाए, टू इम्प्रूव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन, ताकि उनको भी आज़ादी मिले, ओके, अपने पैर पे खड़ा हो सके, अपना डिसीजन खुद ले सके, सोशल स्टेटस हो उनका। वुमेन एजुकेशन मेक्स फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी रेट एंड हेल्थ केयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो एक अगर महिला पढ़ लिख जाती है तो उनको पता होता है कि बच्चे 1 या 2 ही अच्छे हैं, ओके, ज़्यादा अगर बच्चा होगा, अगर एक घर में 8-9 बच्चे हो जाएंगे तो जो भी चीज़ें हैं उनका हिस्सा कम पड़ जाता है, ओके। अगर मान लो 1 रोटी है, अगर 2 लोग हैं तो आधा आधा खाएंगे, 5 लोग हैं तो कितने टुकड़ा करना पड़ेंगे, तो वही चीज़ है, ओके। हेल्थ केयर मतलब एक अगर औरत पढ़ लिख जाए तो अपना ख्याल रख सकती है, पूरे घर का ख्याल रख सकती है। बोलते हैं ना, सब कुछ सब पढ़ लेता है, ये बोला जाता है कि अगर एक महिला पढ़ ली तो समझो सब पढ़ लिया उस घर पे, ओके, सब एजुकेट हो गए। चलो, सो वी कैनॉट बी सेटिस्फाइड अबाउट द अपवर्ड मूवमेंट इन द लिटरेसी रेट अंटिल 100% लिटरेसी रेट इज अचीव। तो जब तक 100% हम अचीव ना कर ले, अभी भी मैंने जैसे बोला कि गांव-गांव में अभी भी ऐसा नहीं है कि वुमेन को, महिलाओं को पढ़ाया जाता है, आज भी स्थिति थोड़ी खराब ही है। एक कैंपेन चला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव द गर्ल चाइल्ड एडुकेट द गर्ल चाइल्ड, वाज लॉन्च्ड इन 2015। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये सब बस देख लेना। एक कैंपेन चला था, सेव द गर्ल चाइल्ड एडुकेट द गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कब? 2015 में, बाय द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, टू जनरेट अवेयरनेस एंड improve the efficiency and welfare service intended for girls in India, ओके, बेटियों के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रिवेंशन ऑफ जेंडर बायस ना हो, ओके, लड़का लड़की में भेदभाव ना किया जाए, एंश्योरिंग सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड। सही बात है, कुछ मतलब गांव में ऐसा भी होता था कि अगर कोई लड़की जन्म लेती है तो उनको मार दिया जाता था, तो बहुत गलत बात है ये। एंश्योरिंग एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, तो एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, सबका बराबर का हक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। हायर एजुकेशन ए फ्यू टेक, हायर एजुकेशन में अब भी बहुत कम ही लोग जाते हैं। जैसे मान लो हमारा जो है ये इस तरीका का है, ये है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन का, ओके, डायग्राम, मतलब ये ट्रायंगुलर शेप है, ओके, यहाँ हिस्सा ज़्यादा है, एलिमेंट्री एजुकेशन में बहुत लोग आते हैं, फिर थोड़ा कम हो जाते हैं सेकेंडरी में, ओके। एलिमेंट्री मीन्स 1 to 8 क्लास, यहाँ 9 to 12, और एकदम कम जो डिग्री वगैरह है, ओके, यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ने वाले बच्चे और कम हैं, ओके। तो इस तरीके से हमारा जो एक पिरामिड है, द इंडियन एजुकेशन पिरामिड इज स्टीप इंडिकेटिंग लेसर एंड लेसर नंबर ऑफ पीपल रीचिंग टू द हायर एजुकेशन। जैसे ही हायर की ओर बढ़ते हैं वैसे कम होते जाते हैं, ओके। तो बस यही था चैप्टर, बस आपको फोकस करना है एजुकेशन एंड हेल्थ पे, और आप खुद भी बना के लिख सकते हो। हम कॉमर्स के बच्चे हैं और कॉमर्स के बच्चों को बस पॉइंट्स चाहिए होता है, उन्हें बस पॉइंट मिल जाए, वो हर चीज़ खुद बना के बहुत बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, बस एक बार समझने की ज़रूरत है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हर एक चीज़,
और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।